नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। फ्रेश फल और सब्जी हर कोई खाना चाहता है, लेकिन खेत से शहर तक फल सब्जी पहुंचने में काफी प्रोड्यूस अलग अलग कारणों की वजह से वेस्ट होने लगता है। इसी वेस्टेज को रिटेलर लेवल पर कम करने में लगा है दिल्ली का फूड एग्री स्टार्टअप फ्रेश फ्रॉम फार्म यानी कि F3। अब F3 रिटेलर्स के लिए पूरा ऑपरेशन यानी कि प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग, सॉर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, ताकि वो सिर्फ यानी कि रिटेलर्स सिर्फ सेल्स पर फोकस कर सके। कंपनी आज 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस कर रही है और इस साल के अंत तक 100 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हासिल करने पर फोकस भी कर चुकी है। आइए देखते हैं इनकी अब तक की बिजनेस जर्नी। लॉकडाउन में हाइड्रोपोनिक फार्म से प्रोड्यूस बेचने के अपने अनुभव से रोहित नागदेवानी ने 2021 में शुरू किया फ्रेश फ्रॉम फार्म, जो F3 के नाम से दिल्ली NCR में पॉपुलर है। रोहित ने फ्रूट्स के इस बिजनेस में मार्केट की कमियों पर ध्यान दिया और F3 के जरिए इन गैप्स को मिटाने पर फोकस किया। काफी सारी सोसाइटीज को अच्छा प्रोड्यूस बेचते थे। वहाँ पर सोसाइटी के स्टोर्स ने हमें एक गैप आइडेंटिफाई करके दिया, जहाँ उन्होंने बताया कि सारी कमोडिटीज, चाहे दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, इन सब चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो उनके स्टोर्स पे लाके उनको देते हैं। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अकेली अच्छी चीज़ है जिसके लिए उन्हें मंडी जाना पड़ता था रोज सुबह उठ के। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल कमोडिटीज, वो ज़रूरी होता है उनके लिए रखना भी, बेचना भी, ताकि जिससे उनके ग्राहक बढ़ सकें। तो वहां पे हम लोगों ने ये गैप आइडेंटिफाई किया। बस यही मौका दिखा तो छोटे वेंडर्स को मंडी से फ्रूट्स प्रोवाइड करने पर काम शुरू हुआ, लेकिन इस फ्रैगमेंटेड और दिक्कतों से भरी सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना चैलेंजिंग काम रहा। अब कंपनी छोटे से छोटे फ्रूट वेंडर्स से बड़ी फ्रूट रिटेलर्स तक सभी को ऑपरेशनल चैलेंजेस को सुलझाते हुए फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। इससे वेंडर्स के पैसे, एनर्जी और समय में काफी बचत हो रही है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग, जितने भी फ्रूट वेंडर्स हैं वो लोग रोज सुबह उठ के मंडी जाते हैं 4 बजे 3 बजे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो रही हो। वहाँ पर वो लोग अलग अलग वेंडर से फ्रूट खरीदते हैं, अलग अलग बल्क ट्रेडर से फ्रूट खरीदते हैं, अपनी किसी व्हीकल पे डालते हैं और अपने जहाँ पर वो बेचते हैं वहाँ पर लेकर आते हैं। अब मंडी शायद कभी 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर दूर होती है, तो उनको वो 3-4 घंटे, 5 घंटे का बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगाना पड़ता है ताकि फ्रूट उनको फ्रेश अवेलेबल हो पाए और फिर वो शुरू करते हैं बेचना उसको। तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि यार अगर इनका मेरिट है फ्रूट बेचना, तो बाकी सारा ऑपरेशन हम हैंडल करेंगे। देयरफॉर हम लोग पैन इंडिया लेवल से सारे फार्मर से डायरेक्टली फ्रूट प्रोक्योर करते हैं, अपनी एक साउथ दिल्ली की सेंट्रल फैसिलिटी में लेकर आते हैं, सॉर्ट करते हैं, ग्रेड करते हैं, क्लीन करते हैं, रीपैकेज करते हैं और इनको सुबह 7:30-8 बजे डिलीवर कर देते हैं। एनर्जी और समय की बचत का अंदाजा तो आ रहा है, लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, इन सभी के चलते छोटे वेंडर्स को F3 की सर्विस का फायदा पैसों की बचत में वाकई हो रहा है? समझते हैं रोहित से। हम लोग बल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं फार्मर से, तो हम लोग फार्मर की भी डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत कम कर देते हैं मंडी में बेचने के लिए। इसीलिए पूरे वैल्यू चेन में जो हमें प्राइसिंग मिलती है वो बहुत अच्छी प्राइसिंग मिलती है। हम क्योंकि डायरेक्ट फार्मर से ले रहे हैं, बल्क स्टॉक ले रहे हैं और उसको ऑन डिलीवरी कैश पेमेंट्स करते हैं या उस टाइम हम लोग उनको पेमेंट्स कर देते हैं, तो उनको भी बेटर प्राइस मिल पाता है मंडी से। प्लस क्योंकि हम लोग इतना बल्क क्वांटिटीज उठाते हैं तो हमें भी प्राइसिंग बेटर मिल पाती है, जो कि हम वेंडर को पास ऑन कर देते हैं। अभी बेटर प्राइसेस प्लस उनकी जो सेविंग होती है कि भाई उनको मंडी जाना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सब है, ये सब अगर हम जोड़ें तो ऑन एन एवरेज 10 से 15% एक्स्ट्रा कमाता है फ्रूट वेंडर हमारे साथ काम करके दैन थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड। इस पूरे प्रोसेस में कंपनी टेक्नोलॉजी का भी बखूबी से इस्तेमाल करती है, जिससे काम सीमलेसली हो रहा है, साथ ही वेस्टेज भी कंट्रोल में आ चुका है। एक सेट है, हमने एक ऑपरेशनल स्टैक बनाया है, एक मल्टी ऐप है जो हम लोग इंटरनली यूज करते हैं। उस ऐप के थ्रू हर एक किलो ऑफ प्रोडक्ट, हर एक किलो ऑफ फ्रूट कहाँ से सोर्स हुआ, कब सोर्स हुआ, किससे सोर्स हुआ,
कब हमारे वेयरहाउस में आया, कब उसकी सॉर्टिंग हुई, क्लीनिंग हुई, ग्रेडिंग हुई, कैसे उसका इन्वेंट्री हुई, कैसे उसकी ऑर्डरिंग हुई, डिलीवरी हुई, डिस्पैच हुई, फिर उसकी पेमेंट्स कैसे आई, वो पूरा का पूरा जो स्टैक है वो हमने एक सुपर ऐप बनाई हुई है जिसके थ्रू ऑपरेशनली हमें कोई चैलेंजेस नहीं आते। इसके अलावा एक हमने प्रिडिक्टिव एनालिसिस इंडेक्स बनाया है, एक ये मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं काफ़ी सारा डेटा एनालाइज करने के बाद कि कौन सा फ्रूट किस वेंडर पे किस क्वालिटी का बिकता है और कितना बिकना चाहिए। इसकी मदद से हम लोग उनको सजेस्ट कर पाते हैं कि जी आप 10 किलो की जगह सिर्फ 5 किलो खरीदिए, क्योंकि हमें पता है कि आज 5 किलो ही बिकना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी हद तक उनकी वेस्टेजेस कम हो जाती हैं, क्योंकि अब वो कम चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। F3 का फोकस फिलहाल सिर्फ फूड मार्केट पर है। कंपनी से 700 से ज्यादा फार्मर्स जुड़े हैं और B2B मॉडल पर हर रोज 500 फ्रूट वेंडर्स को कंपनी डिलीवरी करती है। हर महीने 10 से 12% ग्रोथ कंपनी दर्ज कर रही है। बिजनेस की नींव 2 साल पक्की बनाकर अब कंपनी एक्सपेंशन के नेक्स्ट फेज के लिए तैयारी में जुट चुकी है। अब हम लोग आने वाले 12-15 महीनों में अलग अलग सिटीज में भी जाएंगे। पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास, दिल्ली के आसपास की सिटीज में एक्सपैंड करें, फिर हम लोग बाकी मेट्रो सिटीज में भी टारगेट कर रहे हैं। रिसर्च है उसका जो रिजल्ट आया है वो तो ये समझ आता है कि दिल्ली एनसीआर की तरह हर सिटी में ये सेम प्रॉब्लम है कि एक ही मंडी होती है जो थोड़ा सा शहर से बाहर होती है और फ्रूट वेंडर्स को सेम प्रॉब्लम आती है। इसका हमारा जनरल अजम्पशन है क्योंकि प्रॉब्लम सेम है तो सोल्यूशन भी सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है अपने आसपास की सिटीज़ में, चंडीगढ़, जालंधर, आगरा, जयपुर, इन सब सिटीज़ में जहाँ पे हमें लगता है कि हम फिर भी दिल्ली से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा नेचुरल स्टेप है कि हम लोग इन सिटीज़ में लॉन्च करेंगे आने वाले 12 से 15 महीनों में। एक बार यहाँ के ऑपरेशन स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर जाके बाकी मेट्रो सिटीज़ जैसे बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, इन सब जगहों पे भी लॉन्च करेंगे। रोहित ने अपनी सेविंग्स से 40 से 45 लाख की लागत से 2021 में F3 की शुरुआत की। अब तक इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स और एंजल इन्वेस्टर आशीष कचोलिया से 2 मिलियन फंड कंपनी इस साल जुटा चुकी है। मजबूत फाउंडेशन पर बनाए इस बिजनेस से साल के अंत तक कंपनी 100 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रही है। आम सा लगने वाला लेकिन दिक्कतों को सुलझाने वाला बिजनेस आइडिया कैसे लंबी रेस की दौड़ लगा सकता है, इसकी मिसाल है फ्रेश फ्रॉम फार्म। कल्पिता पारकर, दिल्ली। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देश के सबसे बड़े टेक एनेबल बस फ्लीट प्लेटफॉर्म इंटरसिटी स्मार्ट बस के को-फाउंडर मनीष राठी से होगी खास बातचीत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर, आवाज एंटरप्रेन्योर। भारत की लीडिंग हाईटेक इंटरसिटी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म स्मार्ट बस अब भारतीय मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ को भुनाने के लिए कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी हाथ मिला चुकी है। ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी लीडर के साथ एक पार्टनरशिप हुई है ट्रैक माई बस के साथ। इससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दोनों को कुछ सहूलियत मिलने वाली है। ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कितना और जोरदार होने वाला है, और खास तौर से अब छुट्टियों के सीजन, फेस्टिविटीज के बाद जो शुरू होता हुआ दिखाई देगा, उसमें कंपनी के लिए ये पार्टनरशिप कितनी अहम है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के को-फाउंडर मनीष राठी है। मनीष जी, स्वागत है आपका। पहले तो अगर हमें समझा सके, चेक माई बस के साथ आपका ये पार्टनरशिप क्या मायने हैं, किस पर्पस से किया है? हाँ, अब जो इंडिया में, जैसे आपने शुरुआत की है, इंडिया में ट्रैवल करने के लिए बसेस स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अब काफी एक कॉमन टूल, एक तरीके से ट्रैवल टूल होते जा रहा है। और इंडिया में हमने देखा है कि हमारे भी बसेस में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, एक्सपेट्रिएट्स और काफी ट्रैवल करते हैं। सो चेक माई बस विच इज अ लीडिंग इंटरनेशनल जो एक मेटा सर्च प्लेटफॉर्म बोला जाता है, उसमें काफी लीडिंग है, उनका प्रेजेंस काफी कंट्रीज में है, एंड दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट अक्रॉस फॉर पीपल टू काइंड ऑफ हु आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। उनके साथ कौन सी बसेस अच्छी है और क्या बसेस में ट्रैवल करना चाहिए, तो वहाँ पे इंटरसिटी स्मार्ट बस का रोल आता है। जैसे कि आई थिंक हम लोगों ने जो बस ट्रैवल प्लेटफॉर्म पिछले 4-5 सालों में बनाया है, वो एक तरीके से हम काफी प्राउडली कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ट्रैवल प्लेटफॉर्म देता है इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, बट उसको काफी कस्टमाइज इंडियन कंटेक्स्ट के लिए भी बनाया गया है। तो उसके लिए ये दोनों तरफ से एक तरीके से काफी विन-विन पार्टनरशिप है उसके लिए।
और चेक माई बस और चेक माई बस का जो प्लेटफॉर्म है काफी बुकिंग के लिए काफी हेल्पफुल है, तो लोकल ट्रैवलर्स के लिए भी उसके लिए काफी ये फायदेमंद रहे। क्या आपको कुछ रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा कि चेक माई तो बस एक के जरिए standard- जो इंटरसिटी के साथ पास बिजनेस आ रहा है? हाँ, जैसे एक स्टैंडर्ड कोई भी एक बुकिंग प्लेटफॉर्म के साथ में जो रहता है, देयर इज अ एक वो एक तरीके से अब स्टैंडर्ड बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नो कि जो रेवेन्यू आता है और उसमें से जो बुकिंग कमीशंस जो चेक माई बस के साथ में शेयर किया जाएगा, उसी तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। अंदाजा दे सके और खासतौर से सीएनबीसी के दर्शक उनको एक अंदाजा दे सके, ये चेक माई बस ग्लोबली कितना इस्तेमाल होता है, कितने बड़ा यूज केस है इसका, और कितना उस यूज केस को फिर आप भुनाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हो या फिर जो एक्सपैट्स हो जो भारत आते हैं? चेक माई बस यूरोप और साउथ अमेरिका में तो काफी बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे कि बसेस से ट्रैवल काफी काफी हाई है। और ये मतलब अगर आप ऐसे पकड़ लो 30-40 कंट्रीज में, 30-40 कंट्री में उनका एक काफी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, काफी मिलियंस ऑफ यूजर्स उनके यूजर्स है। और उस प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बस टिकट्स आपको मिल सकती है। और इंडिया की बस टिकट्स के इंडिया में बसेस के लिए वो काफी एक तरीके से काफी जो एक नोन ब्रांड है उनसे टाई अप करना चाहते थे, तो उसी तरीके से अब इंडियन बसेस भी वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे और इंटरसिटी स्मार्ट बसेस भी उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। सो काफी बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को जो भी यूज करेगा उसको इंटरसिटी स्मार्ट बस व्हेनेवर दे आर ट्रैवलिंग इन इंडिया वो यूज होगा। मनीष जी देखिए, भारतीय यूजर्स तो आपके प्लेटफॉर्म पर सीधे आ जाएंगे, लेकिन कितना बड़ा मास है जो ये इंटरनेशनल यूजर्स है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, या फिर जो आप एक्सपैट्स की बात कर रहे हैं जो वाकई में आके बस का इस्तेमाल करना चाहेंगे? कोई खास सर्किट्स है जहां पर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं इन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की, जहां पर शायद ये पहले सेवाएं सबसे पहले पिकअप की जाएंगी? अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसके लिए बात करूं तो बसेस एक इंक्रीजिंग प्लेटफॉर्म बनते रहेगा, मतलब वो भले बनते रहेगा। जिस तरीके से इंडिया में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से हाईवे प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, बसेस अच्छी क्वालिटी की बन रही है, तो रोड ट्रैवल इन इंडिया इज बहुत एक तरीके से लास्ट मिनट ट्रैवल के लिए काफी फायदेमंद है, लॉन्ग डिस्टेंस क्विक ट्रैवल के लिए काफी फायदेमंद। तो इसका यूसेज तो अब बढ़ते ही जाएगा इंडिया में। सो जब जब आई थिंक इन सम सेंस चेक माई बस का प्लेटफॉर्म हमें ये भी बताने के लिए काफी यूजफुल रहेगा लोगों को कि इंडिया में ट्रैवल करने के लिए बसेस एक अच्छा मीडियम है ये इसके लिए। सो डिमांड तो हम हर जगह पे चाहते हैं, क्योंकि पेट्रियट्स पीपल विजिटिंग इंडिया, अपने फैमिलीज वगैरह की एक इंडिया का जो एक समुदाय है जो कि बाहर रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो बसेस पे ट्रैवल करते हैं। हमने देखा है कि जैसे ट्रैवलर्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ट्रैवल फ्रॉम यूरोप काफी बसेस का इंतजार करते हैं जो एक मेन हब पे उतरते हैं और फिर अपने सिटीज में जो टायर 2 और टायर 3 टाउन्स में जाने के लिए ये करते हैं। सो जो हमारा भी मॉडल है, जो हमने हमारा एक तरीके से बस नेटवर्क अराउंड हब्स बनाया है, जैसे हब्स का मतलब जैसे हब एंड स्पोक मॉडल, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये हमारे लिए हब्स है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं और इनको जो भी टायर 2 टायर 3 टाउन जाना चाहते हैं यहाँ से, वो वहां से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है जो ट्रैवलर्स को कनेक्ट कर सके फ्रॉम हब्स टू द टायर 2 टायर 3 सिटीज। आई एम श्योर आपके पास वो डेटा होगा कि किन सर्किट्स पर ये सबसे ज्यादा ट्रैवल होता है। नॉर्मली आई सी अ लॉट ऑफ बैकपैकर्स जो शायद कश्मीर जाते हैं, जो हिमाचल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बेल्ट है, वो स्पिरिचुअल बेल्ट, जहां पर कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आते हैं। क्या यहीं पर आपको लग रहा है वो ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा? हर एरिया में एक दो अगर आपने जैसे हब्स आपको पता है, हर एरिया से 2-3 हब्स काफी पॉपुलर रहते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जैसे आपने बराबर बताया कि जो रिलीजियस जैसे इधर वेस्ट में वाराणसी बोलिए, आप लखनऊ बोलिए, काफी ट्रैवल है। इनफैक्ट यहाँ से दिल्ली से पंजाब के लिए काफी बड़ा, दिल्ली से पंजाब, अमृतसर, लुधियाना के लिए एक काफी बड़ा ट्रैवल बेस है फॉर द फॉरेन ट्रैवलर्स अराउंड। फिर आपने बराबर बताया नॉर्थ में भी जाने के लिए काफी है। अगर मैं साउथ की बात करूं तो हैदराबाद से जैसे विजयवाड़ा बोलो, विशाखापट्टनम बोलो या गुंटूर बोलो, इनके लिए काफी ट्रैवल बेस है जो फॉरेन ट्रैवलर्स जाते हैं वहां से आके, काफी जो इंटरनेशनल फ्लाइट से जो कनेक्ट होके जाते हैं। सो हर हब्स का ऐसे दो तीन डेफिनेटली ऐसे टायर 2 टायर 3 सिटीज है कि जहाँ पे लोग कनेक्ट करते हैं। बट नॉर्थ की अगर बात करते जो आपने एग्जाम्पल दिया, अमृतसर बोलो, कटरा बोलो, ये काफी पॉपुलर हब्स है।
तो मनीष जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर टाई अप में तो आप ऑफ कोर्स आप और फ्रीक्वेंसी आई एम श्योर देखेंगे पैसेंजर्स की, लेकिन बिजनेस में यहाँ से किस तरह की ग्रोथ रफली एंटिसिपेटेड है? क्या वो रीजनल और स्पिरिचुअल सर्किट्स जो एक्टिव हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, क्या उसका फायदा आप लोगों को दिख रहा है? किस तरह का यूज केस आप लोगों के लिए बड़ा है? एवरेज यूजर कितना बड़ा है? अगर उसका भी एक आउटलुक हमें दे सके। या सो एक बेसिक ट्रैवलर जो बेस चाहता है करने के लिए, ट्रैवलर बेस जो फॉरेन ट्रैवलर बेस चाहता है कि उनके साथ में कनेक्टिविटी बनी रहे। कि जैसे फॉर एग्जांपल भले ही वो जो आते हैं तो बाहर के अपने मोबाइल फोन्स लेकर आते हैं, लेकिन उसके साथ में कनेक्टिविटी बनी रहे, उनके साथ में उनको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए ये रहे। तो वो वाली चीजें विद चेक बाय बस एंड इंटरसिटी का प्लेटफॉर्म रहेगा, तो वो फॉरेन ट्रैवलर जो भी होगा उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा। देन द लोकेशन जो आप बोल रहे हो कि जो हमारे लिए ये है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 5 to 10% ट्रैफिक हमारे साइड से फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एटलीस्ट इन द इनिशियल 6 to 8 months, एंड उसके बाद में ये ग्रो करते रहेगा। ये हमारे लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने के लिए। बट मोर एट दिस स्टेज हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल इंटरसिटी स्पार्टवर्क एक इंटरनेशनल ग्रेड का प्लेटफॉर्म है, एंड वी कैन होपफुली वी कैन ऑफर देम टू हैव अ ग्रेट ट्रैवल इन इंडिया टाइप का। उस तरीके का हमारा एक अभी एटलीस्ट इनिशियल हमारा जो प्लान है वो उसके लिए ऑफर करने के लिए। और मनीष जी, इस समय बिजनेस की क्या स्थिति है? किन सर्किट्स में ज्यादा बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ से आगे स्केल कहाँ पर देखने को मिलेगा? व्हाट यू प्लानिंग, स्पेशली अब देखिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो पीक ट्रैवल सीजन भी शुरू हो जाता है, तो क्या तैयारी और क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप अब की बारी? या सो डेफिनेटली मतलब इनफैक्ट बहुत ही रियल टाइम लास्ट वीक से बिजनेस काफी बढ़ चुका है, क्योंकि त्योहारों का सीजन चालू हो गया है। एंड उसके बाद में अब हमारा इस साल भी डेफिनेटली हमको ये दिख रहा है कि साउथ और नॉर्थ में काफी डिमांड बढ़ती जा रही है ट्रैवल के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन्स अगर थोड़े से वेट लिस्टेड उनकी बढ़ती जा रही है, तो वो ट्रैवल बेस्ड बसेस पे काफी जल्दी आ जाता है। इस बार हम देख रहे हैं कि वापस से ट्रेन्स की वेट लिस्ट बहुत जल्दी बढ़ गई है, और so we kind of see that कि definitely people would need an alternate mode of travel. ये हमको तो साउथ में और नॉर्थ में, साउथ व्हेन आई से जैसे दशहरे के टाइम पे हैदराबाद बोलो, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ये काफी पीक सीजन रहेगा और इस बार भी काफी डिमांड रहेगी है। और जैसे जैसे दिवाली और फिर छठ पूजा जैसे आएगी, वो डिमांड फिर नॉर्थ में बढ़ती जाती है। और वेस्ट डेफिनेटली पूरा एक तरीके से, जैसे आप महाराष्ट्र बोलो, मध्य प्रदेश का एरिया बोलो, वो वाला टिपिकली दिवाली के आसपास काफी पीक पे आ जाता है। और ऑलरेडी हमने काफी अर्ली साइंस ऑफ बुकिंग अप ये प्लेटफॉर्म बढ़ते हुए दिख रहा है। तो बिजनेस डेफिनेटली है, बसेस का बिजनेस ओवरऑल बढ़ते ही जा रहा है, हमारा बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है, and it is definitely looking very positive right now. फिर इस पीक सीजन के लिए कुछ खास एसोसिएशंस, पार्टनरशिप्स बियॉन्ड चेक माय बुक्स, आप चेक माय बस आप लोगों ने प्लान किए हैं या नहीं? हाँ, जैसे हमारी पार्टनरशिप से इंडियन मार्केट में काफी पार्टनर से है, जो कि मेजर जैसे ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स लाइक रेड बस, मेक माई ट्रिप, अभी बस, इनके साथ में हमारी पार्टनरशिप काफी सालों से चलते आ रही है। और काफी उनके साथ में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, नॉट जस्ट अबाउट कि बुकिंग वगैरह का, बट एक एक्सपीरियंस, क्योंकि इन चीजों में आजकल जो बस ट्रैवलर है वो एक एक्सपीरियंस वाला मामला बन चुका है। तो उनके लिए, कस्टमर्स के लिए एक राइट एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी बोलो या हॉस्पिटैलिटी बोलो, वो सब काफी हम लोगों ने काफी उस पर चीजें की है, और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे वो सब अवेलेबल है। तो ये पार्टनरशिप्स हमारी सभी प्लेटफॉर्म पे से ऑलरेडी चल रही है। फाइनली मैं आपसे मनीष जी यही पूछना चाहूंगी, FY25 में रफली किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आप लोग फिर एंजॉय करेंगे, और क्या कुछ आउटलुक आप शेयर कर पाएंगे आने वाले नए वित्त वर्ष के लिए, FY26 के लिए? या सो हम जो लास्ट ईयर हम लोग इट वाज अ प्रॉफिटेबल ईयर फॉर अस, प्रॉफिटेबल ईयर बनते जा रहा है। हमारा ट्रायल ये है कि हर साल में हम लोग करीबन 40-50% का हमारा ईयरली ग्रोथ हुआ है। आई थिंक दैट बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम टारगेट करीबन 500 करोड़ का रेवेन्यू के आसपास, टर्नओवर के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। सो विच विल मेक अस वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ जो बस मोबिलिटी का प्लेटफॉर्म है, वो इसके लिए ग्रोथ वाइज में इन सभी हब्स में जहाँ पे भी हम ऑलरेडी लोकेटेड है,
और वहाँ पे काफी और दूसरे टायर 2 टायर 3 टाउन्स को कनेक्ट करने का हमारा प्लान है। हमारा एक हब एंड स्पोक मॉडल का बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे एक हब को हम काफी ग्रो करते हैं और उस ग्रो को उसको करते हुए टायर 2 और टायर 3 के टाउन्स को कनेक्ट करते हैं। तो काफी उस तरीके से कोई भी हब को ग्रो करने का ये एक हमारा प्लान है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत, लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।